नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम अधिगम की आवश्यकता की पहचान टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने अधिगम के प्रकार, अधिगम की विधियां, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की विशेषताएं एवं अधिगम के वक्रों के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके थे। और इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्लूम का वर्गीकरण, यानी बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा जो दिया गया है टीचिंग लर्निंग रिलेशन, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो संबंध है वो बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने किस प्रकार से बात की है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में, उनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट, जो आपका ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, इसका रिलेशन आपका होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अगर आप पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना पड़ता है, जिनका नाम होता है बेंजामिन एस ब्लूम्स। और उन्होंने एक टैक्सोनॉमी प्रस्तुत किया था, जिसे हम हिंदी में जानते हैं ब्लूम का वर्गीकरण। तो देखिए, ब्लूम के वर्गीकरण की अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लूम कौन है। तो इनका पूरा नाम है बेंजामिन एस ब्लूम, ठीक है। और इनका जन्म सन 1913 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1999 में हुई। और ये एक अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट थे, यानी कि एक शिक्षा शास्त्री थे, अमेरिकी शिक्षा शास्त्र थे, जिन्होंने शिक्षण के बहुत सारे तरीके बताए। और ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया मुख्यतः, जिसको जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न बने, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आपको डिटेल में जानना होगा। और ब्लूम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इनका पूरा नाम बेंजामिन एस ब्लूम है और इनका जन्म सन 1913 में हुआ था, इनकी मृत्यु सन 1999 में हुआ। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे या अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ना होता है, तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था वो 3 प्रकार से किया था। फर्स्ट उन्होंने किया था कॉग्निटिव डोमेन, ठीक, कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा उन्होंने किया था टैक्सोनॉमी का जो वर्गीकरण किया था उन्होंने दूसरा, वो किया था अफेक्टिव डोमेन, यानी अफेक्टिव डोमेन जिसको हम हिंदी में कहते हैं भावात्मक क्षेत्र। और तीसरा जो उन्होंने किया था स्टूडेंट्स, वो है साइकोमोटर डोमेन, या फिर इसको हम बोलते हैं कोनेटिव डोमेन, ठीक। और इसको हिंदी में कहते हैं मनोगत्यात्मक क्षेत्र, यानी मनोगत्यात्मक क्षेत्र या फिर साइकोमोटर डोमेन या फिर कोनेटिव डोमेन। तो देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ब्लूम्स ने जो वर्गीकरण किया था वो 3 प्रकार से किया था। नंबर फर्स्ट उन्होंने किया था कॉग्निटिव डोमेन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में प्रश्न यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बट मैं आपको डिटेल में बता दूं कि उनका जो टैक्सोनॉमी था वो 3 प्रकार का था। एक था उनका कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में, दूसरा था उनका भावात्मक क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा था उनका साइकोमोटर डोमेन या फिर कोनेटिव डोमेन, जिसे हम बोलते हैं मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम प्रश्न जो पूछे गए हैं अब तक वो कॉग्निटिव डोमेन से पूछे गए हैं। बट एग्जामिनर का हम कुछ कह नहीं सकते, वो कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम कॉग्निटिव डोमेन को ही सिर्फ पढ़कर जाए तो ये भी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं आपको इनकी डिटेल बता रहा हूँ कि अफेक्टिव डोमेन क्या होते हैं और साइकोमोटर डोमेन या फिर कोनेटिव डोमेन क्या होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम कॉग्निटिव डोमेन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार वो अफेक्टिव डोमेन से पूछ लिया जाए। तो अगर आप कॉग्निटिव डोमेन या फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जानते हैं तो इतनी मेहनत करने के बाद ये थोड़े से पॉइंट छोड़कर फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहीं से के प्रश्न बन जाएंगे, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उन्होंने जो 3 प्रकार से अपना वर्गीकरण दिया था, उसमें पहला पक्ष था कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं। और जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसके 6 प्रकार होते हैं, यानी कि 6 स्टेजेस होते हैं, आप इसे स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो 6 स्तर होते हैं स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डोमेन के, ध्यान रखेंगे। और इसको जो ब्लूम साहब ने दिया था
यानी बेंजामिन एस ब्लूम ने जो इस पोर्शंस को दिया था वो दिया था सन 1956 में। यानी कॉग्निटिव डोमेन के बारे में जो उन्होंने बात की थी तो वो सन 1956 में की गई थी। और इसके 6 प्रकार होते हैं, यानी कि 6 स्टेजेस होते हैं, 6 स्तर होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्तर होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका नॉलेज, यानी कि सबसे फर्स्ट नॉलेज जिसे हम कहते हैं हिंदी में ज्ञान। सेकंड होता है स्टूडेंट्स, सेकंड को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में हम कहते हैं समझ। थर्ड होता है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं अप्लाइंग, यानी अप्लाइंग को हिंदी में हम कहते हैं प्रयोग। और फोर्थ होता है एनालिसिस जिसे हिंदी में हम कहते हैं विश्लेषण। और फिफ्थ होता है स्टूडेंट्स सिंथेसिस यानी संश्लेषण। और जो लास्ट होता है वो होता है स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो पहली बात तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इसी को ही पढ़ना है, क्योंकि अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। ठीक, तो कॉग्निटिव डोमेन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से चांसेस हैं कि एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं। और जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि कॉग्निटिव डोमेन जो क्षेत्र हैं इसके कितने स्तर होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो आप बताएंगे इसके 6 प्रकार होते हैं कॉग्निटिव डोमेन के। ठीक, और इसको कॉग्निटिव डोमेन को बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा कब दिया गया था, तो आप बताएंगे सन 1956 में दिया गया था। और इन्होंने जो इसके 6 स्तर बताए थे उसमें पहले स्तर का क्या नाम होता है, तो पहले स्तर है आपका नॉलेज यानी ज्ञान, और दूसरे स्तर का नाम क्या है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, तीसरे स्तर का नाम अप्लाइंग है या प्रयोग, और चौथे स्तर का नाम होता है एनालिसिस जिसे हिंदी में कहते हैं विश्लेषण, और पांचवें स्तर होता है सिंथेसिस जिसे बोलते हैं हम संश्लेषण, और अंतिम स्तर होता है इवैल्यूएशन या छठा स्तर होता है इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स ये 6 के 6 स्टेज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका स्तर मैं आपको बता दूं किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन के कितने स्तर होते हैं, तो आप बताएंगे 6 स्तर। कब दिया गया था, सन 1956 में दिया गया था। इसकी पहले स्तर बताइए, कॉग्निटिव डोमेन के पहले स्तर बताइए। तो पहला स्तर 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको नॉलेज लिखा हुआ मिलेगा यानी जिसे हम कहते हैं ज्ञान, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और अंतिम स्तर भी आपसे पूछा जाता है, तो अंतिम स्तर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। ठीक, और हो सकता है कि वो आपसे द्वितीय स्तर पूछा जाए, अगर आपसे द्वितीय स्तर पूछा जाए तो आप बताएंगे अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, और 5वीं स्तर अगर पूछे तो सिंथेसिस। इस तरीके से अब तक पूछे गए प्रथम स्तर, अंतिम स्तर, द्वितीय स्तर, और इसका सही क्रम बताइए। तो सही क्रम पर भी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को या वो आपसे डिटेल नॉलेज लेना चाहेगा तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, बट इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें ध्यान है तो आप इजीली उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो ये अंतिम जो 3 स्तर होते हैं, यानी कि जो लास्ट के 3 स्तर होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 स्तर होते हैं जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग होते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर थिंकिंग। ठीक, और जो ऊपर के जो 3 स्तर होते हैं जिसमें आपके एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन होते हैं, इसको हम बोलते हैं हायर थिंकिंग। ठीक, तो ये जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये डीएसएसबी या फिर केवीएस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में हायर थिंकिंग में कौन सा पक्ष आता है। और हायर थिंकिंग में आपका इवैल्यूएशन, सिंथेसिस और एनालिसिस होते हैं। तो यहाँ से तीनों में से कोई एक ऑप्शन रख देंगे आपके सामने। स्टार्टिंग के जो स्टेजेस होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसको हम लोअर थिंकिंग में काउंट करते हैं, और जो अंतिम स्तर होते हैं 3 यानी 4th, 5th और 6th, उसको हम हायर थिंकिंग में काउंट करते हैं। ठीक, इसीलिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो सीबीएसई की बुक्स होती है उसमें लिखा होता है HOTS, हॉट्स का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि बच्चों के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करना होता है, और वो आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन वो पढ़ते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान को पढ़ने के बाद यानी किताब से मान लीजिए कोई भी चीज़ बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए नॉलेज है, और जब उस पर समझ विकसित करता है
तो अंडरस्टैंडिंग होता है, और समझ विकसित करने के बाद उसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है, तो अप्लाई करता है तो वो प्रयोग हो गया। और अप्लाई करने के बाद वो विश्लेषण करता है कि उसने क्या कितना सही किया, किस हद तक उसने क्वेश्चन को सही किया या किस हद तक उसने चीज़ों को सही किया, और उसके बाद उसका क्या करते हैं संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस करता है, मतलब वो छांटता है कि क्या सही है, कितना मैंने ठीक किया और कितने इसमें से गलत हुए, कौन कौन से मुझे नहीं करने चाहिए थे, और उसके बाद वो अपना मूल्यांकन करता है यानी इवैल्यूएशन करता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी साहब ने बताए कॉग्निटिव डोमेन के। तो आपने देखा कि इसको आपने डिटेल में जान लिया कि कॉग्निटिव डोमेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाए, तो इसके आपको प्रकार ध्यान रखने हैं, कब दिया गया था ये ध्यान रखने हैं, और 6 के 6 स्टेजेस आपको ध्यान रखने हैं, और लोअर थिंकिंग में कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, हायर थिंकिंग में कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ब्लूम्स के द्वारा दिया गया था ये पोर्शन, ये उन्होंने नाउन फॉर्म में दिया था यानी कि संज्ञा के रूप में दिया था। ये जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये जो शब्द है ये नाउन के फॉर्म में है। तो यही दिया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा, बट इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, इसे थोड़ा सा रिवाइज्ड किया गया। तो उसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने रिवाइज्ड फॉर्म में क्या बताया। बट ये ध्यान रखेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन जो बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दिया गया वो किस फॉर्म में दिया गया था, संज्ञा के फॉर्म में या विशेषण के रूप में या क्रिया के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में, तो आप जाएंगे संज्ञा के रूप में। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा जो कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्तर बताए गए वो नाउन के फॉर्म में बताए गए थे, और इसमें थोड़ा सा रिवाइज्ड किया गया यानी कि इसे संशोधित किया गया। और ये जो संशोधित किया गया है स्टूडेंट्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, ये किया गया है उनके शिष्यों के द्वारा, ठीक। तो उनके शिष्यों के द्वारा इसे रिवाइज किया गया। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के शिष्य थे यानी कि उनके जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा इसको रिवाइज किया गया, और इसको रिवाइज किया गया सन 2001 में, ठीक है। और इसे चेंज किया गया वर्ब के फॉर्म में। देखिए बेंजामिन एस ब्लूम का जन्म हुआ था सन 1913 में और मृत्यु हुई सन 1999 में। तो उनके डेथ के 2 वर्ष के बाद उनका जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है यानी कि जो टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन वाला क्षेत्र यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको उन्होंने नाउन के फॉर्म में दिया था यानी संज्ञा के रूप में दिया था, और उन्होंने उसके 6 जो स्तर बताए थे वो संज्ञा के फॉर्म में थे। बट इसको इन्होंने जो इनके शिष्य थे उनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद इनको उन्होंने रिवाइज किया और इसे किया है उन्होंने वर्ब के फॉर्म में यानी क्रिया के रूप में इसे परिवर्तित किया है। तो क्रिया के रूप में जो उन्होंने परिवर्तित किया है तो उसका नाम उन्होंने रखा स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेज का नाम रखा उन्होंने रिमेंबर, और रिमेंबर का मतलब होता है याद करना यानी कि जो बच्चे याद करते हैं वो पहली स्तर आती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार। और जो दूसरी स्तर है स्टूडेंट्स इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समझना। और थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं अप्लाइंग, अप्लाइंग को हम हिंदी में कहते हैं प्रयोग करना यानी कि यूज़ करना। फोर्थ स्टेज होता है स्टूडेंट्स एनालिसिस, एनालिसिस को हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषण करना। और फिफ्थ स्टेज होता है स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन करना। और अंतिम स्टेज जो होता है आपका वो होता है क्रिएट यानी सृजनात्मकता। देखिए बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा जो टैक्सोनॉमी दिया गया था कॉग्निटिव डोमेन का, उसका अंतिम स्टेज था इवैल्यूएशन। बट जो उनके शिष्यों ने इसे 2001 में रिवाइज किया और जब उन्होंने वर्ब के फॉर्म में परिवर्तित किया तो उन्होंने सिंथेसिस वाले पोर्शंस को हटाकर वहां पर रखा इवैल्यूएशन, और अंतिम वाले स्टेज को उन्होंने नाम दिया क्रिएट यानी कि क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, ठीक है। यानी क्रिएट, बच्चा कुछ भी नया निर्माण करता है तो उसको उन्होंने अंतिम स्टेज में रखा। तो देखिए अभी जो वर्ब के फॉर्म में है तो यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकता है आपसे, वर्तमान में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो कॉग्निटिव डोमेन का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज कॉग्निटिव डोमेन का क्या है, याद करना यानी रिमेंबर। और ये पूछ सकता है कि वर्तमान में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन का अंतिम स्तर क्या है, तो अंतिम स्तर क्या है, क्रिएट, ठीक। और आपसे पूछा जा सकता है 5वीं स्तर क्या है, तो वो आप बताएंगे इवैल्यूएशन। और चौथी स्तर अगर पूछे एनालिसिस, तीसरी स्तर पूछे तो अप्लाइंग,
और दूसरी स्तर पूछे तो कॉम्प्रीहेंशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, बस आपको ध्यान रखना है और इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, जो ब्लूम्स के द्वारा नाउन फॉर्म में दिया गया था उसका अंतिम स्टेज था इवैल्यूएशन, लेकिन उसको जब वर्ब फॉर्म में 2001 में परिवर्तित किया गया तो उसे 5वें स्तर पर रखा गया और अंतिम स्तर पर एक और शब्द जोड़ा उन्होंने, जिसको उन्होंने नाम दिया क्रिएट, सृजनात्मकता। तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है आपसे प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि अगर आपने डिटेल नॉलेज ली है तभी आप ऐसे प्रश्नों के राइट आंसर लगा सकते हैं। अदरवाइज यदि आप याद करते हैं तो आप कंफ्यूज ज़्यादा हो सकते हैं। और देखिए ब्लूम साहब जो कहते हैं कि जो बच्चे याद करते हैं वो उनकी टैक्सोनॉमी में सबसे निचले स्तर पर होते हैं। वो कहते हैं याद करना ज़रूरी नहीं है, जो भी चीज़ें आप याद करते हो उसको आप सबसे पहले याद करने के बाद आप उसको समझिए कि आपने उसको क्यों याद किया है, इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, उसके बाद आप उसे अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो उसका विश्लेषण कीजिए और उसका विश्लेषण जब आप करेंगे आपके जो मिस्टेक्स हुए हैं उसका मूल्यांकन करेंगे और आप मेज़र करेंगे कि आपने कितने पोर्शन ठीक किए हैं और कितने पोर्शन आपसे गलत हुए हैं। तो जब आप मूल्यांकन करेंगे तभी आप कुछ नया कर सकते हैं, यानी क्रिएटिव भी तभी कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो है ये टैक्सोनॉमी दिया था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत इस टैक्सोनॉमी को हम ज़रूर याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं और इसका स्तर ही यही होता है। तो इसीलिए इसको आपको इसीलिए पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद आप खुद समझिए और इसका एप्लीकेशन आप अपने बच्चों के साथ कीजिए। बच्चों को सबसे पहले उनको रिमेंबर कराइए, उनको नॉलेज दीजिए, चाहे वो बुक के थ्रू दीजिए या फिर अपने नोट्स के थ्रू दीजिए। फिर उनको उन पर कॉम्प्रीहेंशन यानी अंडरस्टैंड बिठाइए, समझ विकसित कीजिए। उसके बाद उनको अप्लाई करना सिखाइए, उसके बाद उनको एनालिसिस करना सिखाइए कि कौन कौन से मिस्टेक हो रहे हैं, कौन कौन से पोर्शंस उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप उनका मूल्यांकन कीजिए और उसके बाद जब आप उनका मूल्यांकन करेंगे और बार बार बच्चे अभ्यास करेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएट अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के 6 क्षेत्र होते हैं, यानी पक्ष होते हैं, जिसको हमने डिटेल में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके अफेक्टिव डोमेन के बारे में कि उनका अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो सेकंड पोर्शंस होता है, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन के बाद अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं, यानी फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डोमेन और उसके बाद सेकंड हम पढ़ते हैं अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम क्या कहते हैं, भावात्मक क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स भावात्मक शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे रिलेशन विथ आवर इमोशंस, यानी कि जो भावात्मक क्षेत्र है इसका रिलेशन हमारे इमोशंस के साथ होते हैं, इनका रिलेशन हमारे फीलिंग्स के साथ होते हैं, इनका रिलेशन हमारी वैल्यूज़ के साथ होते हैं, इनका रिलेशन हमारे मोटिवेशन के साथ होते हैं और इनका रिलेशन हमारे एटीट्यूड्स के साथ भी होता है। यानी कि भाव जो आपके मन में उत्पन्न होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो भावात्मक यानी कि जो इमोशनल जो आपके रिलेशंस होते हैं, जैसे इमोशंस का मतलब क्या होते हैं, आपके भाव कैसे होते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक, आपकी वैल्यूज़ मतलब आपकी मान्यताएं क्या है, आप किस चीज़ को मान्यता देते हैं, आपका मोटिवेशंस क्या है, यानी अभिप्रेरणा किस प्रकार से है, जिस प्रकार की आप अभिप्रेरणा प्राप्त करेंगे आपके भाव भी उसी अनुसार चेंज होंगे। आपके एटीट्यूड्स मतलब आपके व्यवहार किस तरीके से थे, किस तरीके से हैं। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र होते हैं, मतलब ये रिलेशंस होता है इनका भावात्मक क्षेत्र के साथ। और भावात्मक क्षेत्र के इन्होंने 5 टाइप्स बताए थे। तो ध्यान रखेंगे कि भावात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। यानी कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 प्रकार होते हैं और जो अफेक्टिव डोमेन है उसके 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार में सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिसीविंग करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं कोई भी चीज़। उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्डिंग करते हैं, यानी जवाब देते हैं। उसके बाद आप उसकी वैल्यूइंग करते हैं, यानी कि कीमत को आंकते हैं। उसके बाद उसको आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, यानी कि आयोजन करते हैं। और लास्ट में आप इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़ डेवलप करते हैं, यानी कि समावेशन मूल्य को विकसित करते हैं। तो स्टूडेंट्स अफेक्टिव डोमेन में आप ध्यान रखेंगे जो भावात्मक क्षेत्र होते हैं, यानी कि भाव जिसमें उत्पन्न होते हैं। तो भाव में आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स या फिर आपकी वैल्यूज़ या फिर आपका मोटिवेशन या फिर आपके एटीट्यूड्स के द्वारा
जो आप भाव उत्पन्न करते हैं उसी को ही उन्होंने नाम दिया भावात्मक क्षेत्र। और इसमें आपका होता है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि इसमें आप अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं। और इसे ध्यान रखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। और 5 प्रकार में कौन कौन से प्रकार कैसे कैसे होते हैं, तो फर्स्ट होता है रिसीविंग, यानी कि कोई भी चीज़ आप प्राप्त करते हैं। सेकंड होता है कि जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उस पर आप जवाब देते हैं, यानी रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद आप उसका वैल्यूम करते हैं, यानी कीमत आंकते हैं। फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कि उसको आयोजित करते हैं, ठीक। और लास्ट में आप क्या करते हैं, इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, यानी कि समावेशन मूल्य को विकसित करते हैं। तो ये 5 भावात्मक क्षेत्र के पार्ट होते हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है यहाँ से आपसे भी पूछ लिया जाए, बट ज़्यादातर चांसेस आपके कॉग्निटिव डोमेन से पूछे जाएं। बट एक बार के लिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे और ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अफेक्टिव डोमेन के 5 प्रकार होते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके अफेक्टिव डोमेन के बाद जो नेक्स्ट थर्ड डोमेन होता है, यानी कि जो थर्ड क्षेत्र उन्होंने टेक्सोनोमी का बताया था वो बताया था उन्होंने साइकोमोटर या फिर कोनेटिव डोमेन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स ये आपका तीसरा क्षेत्र होता है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अनुसार। जो ब्लूम्स ने वर्गीकरण किया था उसमें फर्स्ट उन्होंने किया था कॉग्निटिव डोमेन, जिसे संज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था अफेक्टिव डोमेन, जिसे भावात्मक क्षेत्र कहते हैं। और उन्होंने थर्ड बताया था साइकोमोटर डोमेन या फिर कोनेटिव डोमेन, जिसे मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक क्षेत्र बताते हैं। तो देखिए ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, हो सकता है कि वो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ ले। तो अगर आपसे पूछा जाए साइकोमोटर डोमेन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 6 प्रकार होते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कोनेटिव डोमेन के कितने प्रकार होते हैं, देखिए फर्स्ट होता है COGNITIVE कॉग्निटिव डोमेन, ठीक। और जो लास्ट होता है उसे हम जानते हैं कोनेटिव डोमेन, जिसे मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोमोटर डोमेन या कोनेटिव डोमेन के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। अब जो ये आपके स्टूडेंट 6 प्रकार होते हैं, इसमें से जो ये 6 प्रकार है इसमें फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स। यानी रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स का मतलब होता है कि जो पलटा हुआ क्षेत्र होता है, यानी कि पलटा हुआ जो क्षेत्र है, पलटा हुआ जो मूवमेंट है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव मूवमेंट। सेकंड होता है आपका बेसिक मूवमेंट्स। बेसिक मूवमेंट्स का मतलब होता है बुनियादी पक्ष होता है, यानी कि जो बुनियादी गतिविधियां वो आपका बेसिक मूवमेंट्स में आता है। और थर्ड होता है आपका परसेप्चुअल मूवमेंट्स। परसेप्चुअल मूवमेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अवधारणात्मक, यानी कि अवधारणात्मक गतिविधियां होती है इसके अंतर्गत। यानी कि जो भी आप साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक रूप से, यानी कि जिसमें आप क्रिया करते हैं, तो क्रियात्मक जो क्षेत्र होते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अनुसार उसके 6 प्रकार में एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स, यानी कि जो पलटा हुआ होता है। दूसरा होता है बेसिक मूवमेंट, जिसे हम बुनियादी बोलते हैं। और तीसरा होता है परसेप्चुअल, यानी कि परसेप्चुअल मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं अवधारणात्मक। अवधारणात्मक का मतलब होता है जिसकी आप अवधारणा करते हैं, यानी कि मन ही मन आप उसकी अवधारणा को विकसित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल मूवमेंट्स। और उसके बाद फोर्थ होता है आपका फिजिकल मूवमेंट्स। और फिजिकल मूवमेंट्स को हम कहते हैं शारीरिक पक्ष, यानी कि शारीरिक गतिविधियां। और फिफ्थ होता है आपका स्किल्ड मूवमेंट्स, यानी कि स्किल्ड मूवमेंट्स का मतलब होता है कौशल गतिविधियां। और लास्ट होता है स्टूडेंट्स नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गैर असंबद्ध गतिविधियां। गैर असंबद्ध का मतलब होता है जो विवादजनक से रहित हो, यानी कि जिससे आप विवाद ना उत्पन्न करें। विवादजनक से रहित जो आपका मूवमेंट होता है, जो गतिविधियां होती हैं जिससे विवाद उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसको उन्होंने नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट के अंतर्गत रखा है। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। जो तीसरा होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जिसे हिंदी में हम कहते हैं मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक पक्ष, यानी क्रियात्मक क्षेत्र। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स, यानी पलटा हुआ। सेकंड होता है बेसिक मूवमेंट्स, यानी कि बुनियादी। और थर्ड होता है परसेप्चुअल मूवमेंट्स, जिसे अवधारणात्मक कहते हैं। फोर्थ होता है फिजिकल मूवमेंट्स, शारीरिक। और फिफ्थ होता है स्किल्ड मूवमेंट्स, यानी कुशल।
और 6 होता है नॉन डिस्कर्सिव यानी गैर असंबद्ध मूवमेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट साइकोमोटर यानी कोग्निटिव डोमेन के 6 स्टेजेस होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है कॉग्निटिव डोमेन होते हैं, उसके बाद आपका अफेक्टिव डोमेन और लास्ट में होता है आपका साइकोमोटर या फिर कोग्निटिव डोमेन। यहाँ से अब तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन से। अफेक्टिव डोमेन से एक आध बार प्रश्न पूछे गए हैं, साइकोमोटर से नहीं पूछे गए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉग्निटिव डोमेन, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन क्लासेस के माध्यम से जो आपने टॉपिक कवर किए हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान या अधिगम की आवश्यकता की पहचान, यानी अधिगम के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी पहचान करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि एज अ टीचर जब आप सीखने की आवश्यकता के बारे में जानकारी रखेंगे तभी आप बच्चों के सीखने के प्रोसेस को समझ सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं सीखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने होंगे। अब सीखने के कौन कौन से कारक होते हैं, मतलब मुख्यतः आपको ये पता होना चाहिए कि सीखना वास्तव में कहते किसे हैं, सीखने का अर्थ क्या होता है, फिर सीखने की परिभाषा क्या होती है, इसकी विधियाँ कितनी हैं, इसके पक्ष कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं, फिर आप अधिगम की विशेषताओं के बारे में भी आपको जानना होगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी आपको जानना होगा और अधिगम के वक्र के बारे में भी जानना होगा। और अभी आपने जो टॉपिक पढ़े हैं वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जाना, ब्लूम्स के वर्गीकरण को जाना। ठीक है, तो ये ब्लूम्स के जो वर्गीकरण है इसको जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से इसका रिलेशन होता है, तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो आपने सीखने की आवश्यकता की पहचान से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं लास्ट क्लासेस के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो जितना मैंने आपको पोर्शन बताए हैं उसको आपने अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा और ये भी जाना होगा कि इसका रिलेशन क्यों है, क्यों हम इसकी आवश्यकता की पहचान कर रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। कंटेंट तो मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है उनको मैं नेक्स्ट क्लासेस में कवर कराऊंगा, जिसमें आपको रियलाइज़ कराऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो मैं जब भी आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।